इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मॉड्यूल 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वेटेज 10%। ठीक है, इन दिस यूनिट वी हैव टू स्टडी कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो भी है। देखो ये है ना, सब्जेक्ट है ना, कॉस्ट के जैसा नहीं है या एमए के जैसा नहीं है कि अपन सोचें कि क्वेश्चन का कोई अंत ही नहीं है, कहीं से भी बन रहा है, कोई भी एडजस्टमेंट आ रही है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर कमांड हो गई तो बस फिर ये हम क्लियर कर पाएंगे आराम से। इसमें कुछ भी चार रास्ते नहीं निकलते कि हमें विचार करना पड़े। इसीलिए मैं भी बहुत सॉर्टेड तरीके से हर चीज लिखूंगी, आपको भी बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाने हैं। पहला होगा आपका इंड एस 1, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाली यूनिट और यहां से शुरू होगा अपना पढ़ने वाला कार्यक्रम। पेज नंबर बता देती हूँ, एकदम लेटेस्ट मॉड्यूल से है ये। पहले इंट्रोडक्टरी यूनिट है, सारे इंडेस के नाम है, हमारे काम के नहीं है, हमें फाइनल में पढ़ने होते हैं। यहां से काम का है आपका 5.2 से, जिसमें पहले इंडेस का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नाम क्या है? वैसे तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि फर्स्ट इंड एस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेकंड इज इन्वेंट्री। लेकिन यहाँ पे जब अपन नाम लिखेंगे ना तो ऑफिशियल नाम लिखेंगे, क्योंकि पेपर में हमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। इसीलिए मॉड्यूल से मिलान करते हुए नाम लिखें कि आपका सेकंड इंड एस का कंप्लीट नेम, इंड एस सेकंड का कंप्लीट नेम लिखो, इन्वेंट्रीज ही है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इंड एस 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। फिर अपने को पढ़ना है इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इन्वेंट्रीज इंड एस 10, इंड एस 19, इंड एस 33 और इंड एस 37। अब आप लोगों के लिए काम किया है, चैट बॉक्स में पूरे पूरे नाम लिखने हैं। इंड एस 10 का नाम लिखो, 19 का लिखो, 33 का तो लिखो। बुक है तो आपके पास में, अब तक तो रजिस्ट्रेशन करा ही लिया होगा ना। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, 33 अर्निंग पर शेयर और 37 प्रोविजन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। एग्जैक्ट नाम नोट्स में ये पांचों नाम लिखते ही एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। Events after the reporting period, 33 is earning per share and 37 is provision contingent liabilities and contingent asset। ये लो, provision contingent liabilities and contingent assets। तो क्या क्या पढ़ना है ये पता लग गया। अब अगर कई लोग ऐसे होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि ये भी बता दो कि इनमें से भी कौन सा आता है, और मैंने भी शुरू में आपको कह दिया कि पेपर प्रेडिक्टेबल है, तो आपको ये भी बता देते हैं कि इंड एस 1 पूरा थ्योरी है,
मैं आज आपको इसकी थ्योरी लिखवाऊंगी। आपका कॉपी का अगर A4 साइज है तो 1 पेज भरेगा, और अगर छोटा रजिस्टर है तो 1.5 पेज भरेगा। उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर Ind AS 2 इन्वेंट्री अगर आ जाए तो बोनस है, बड़ा इजी सा आता है ये, सबसे आसान है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि जो लोग पेपर नंबर 6 FA में पढ़ के आते हैं बिल्कुल सेम है। उसके बाद Ind AS 10 भी बहुत आसान है, थ्योरी है पूरा का पूरा। तो हमारे पास में एक्चुअली वेटेज वाला कौन रह गया जिसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की चांसेस है? बिल्कुल सबसे ज्यादा आने की चांसेस किसके हैं? अर्निंग पर शेयर के। Ind AS 33 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड नंबर पे Ind AS 2 का आ जाता है। और इसको मतलब जो लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि हमें स्कोर करना है, तो 33 आपको हर हाल में क्लास में मेरे साथ साथ करना है। उसमें कहीं भी प्रॉब्लम आए साथ में पूछना है, बाकी सब आपसे हो जाएंगे, उसमें डाउट भी नहीं आएगा, ऐसे ही है एकदम इजी इजी है। ठीक है, बिल्कुल राधा ने नाम लिखने स्टार्ट कर दिए। आप लोग भी एक बार आंख बंद करके दोहरा लो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इनके नाम तो कम से कम हमें याद रहे। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 33 अर्निंग पर शेयर, और 37 प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स। नोटेड? हाँ जी, अंकित, आयुषी, केशव, लक्ष्य, तनिष्का और वंशिका। राधा ने तो बता दिया, नोट डाउन हो गया। बाकी लोग? यस, नोटेड। बताओ पहली हेडिंग क्या डालेंगे अपन? सबसे पहले कौन सा लिखवाने वाली हूं आज आपको? वेरी गुड पार्थ। जी लिखिए। Ind AS 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एवरीबॉडी वेरी गुड। इतना एक्टिवली जो आप पहली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, अगर पूरे करिकुलम या पूरे कोर्स के दौरान आपने किया तो डेफिनेटली योर पेपर नंबर 10 विल हेल्प यू टू गेट द एग्रीगेट स्कोर। ये आपके बोथ ग्रुप में भी एग्रीगेट लगाने में मदद करेगा। तो ऐसे ही रहना है आपको। हेडिंग डाल ली हमने, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलिए सभी लिख के बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें आती है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके अलावा क्या पता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और कौन सा कंपोनेंट पता है? P&L पता है आपको, नोट्स टू अकाउंट्स पता होगा आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट पता होगा, है ना? ये सब आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, आप लोगों ने जो भी कंपोनेंट्स बताए वो सारे कंपोनेंट बिल्कुल सही है। तो हमें सबसे पहले ये लिखना है कि ये Ind AS आपको क्या बताता है। लिखिए, इट prescribes the principles for preparation of general purpose financial statements। मैंने यहां पे एक ऐसा वर्ड अलग लिखा है जो हो सकता है आपको लगे कि अभी तो बात हो रही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों लिखा और ये क्या होता है? देखो, जनरली 12 महीने के बाद कंपनी अपने एनुअल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स बनाती है जो सबके लिए यूजफुल होते हैं। मतलब जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, अगर उन्हें देखने हैं तो वो कोई भी यूज कर सकता है। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मान लो उसी कंपनी को लोन लेना था और कोई स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने थे सिर्फ बैंक पर्पज से, सिर्फ लोन के पर्पज से, या कंपनी के ऊपर से भी रेगुलेट करता है, उसने बोला कि आपके कुछ अलग फॉर्मेट में बना कर दो, तो वो सारे होते हैं स्पेशल पर्पस। अदरवाइज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, उसके लिए आपको कैसे प्रेजेंटेशन करनी है वो बता रहा है कौन? आपका Ind AS 1। लिखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट?
नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो सब है। क्या ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का? हर व्यक्ति जो बिजनेस करता है उसको दो चीजें जानने में दिलचस्पी होती है कि एक तो इस साल मैंने क्या कमाया, क्या खोया, और दूसरा मेरे पल्ले में क्या है ना। मतलब फर्स्ट केस में तो मैं कह दूं फाइनेंशियल रिजल्ट, और दूसरे केस में कह दूं फाइनेंशियल पोजीशन। बताओ कौन क्या बता रहा है? फाइनेंशियल रिजल्ट कौन बताता है और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? पोजीशन बताएगी बैलेंस शीट, और रिजल्ट कौन बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर यहां पे अकाउंट तो होगा नहीं, यहां क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, राधा करेक्ट आंसर्स, और केशव ने दी, ये भी सही है, अंकित ने भी सही लिखा है, पार्थ ने भी सही लिखा था। चलिए दूसरे नंबर पे आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन एक बार सीए फाइनल में पूछ लिया गया था, तो एकदम अनइम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, बाय चांस कभी आना चाहे तो आ जाए, है आसान। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, मतलब वो क्या क्या दिखाते हैं या उनका नेचर कैसा है, कैसे दिखते हैं? सबसे पहले वो दिखाते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेशन। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन मतलब आपके बिजनेस की स्थिति को सही और सही तरीके से दिखाया जाएगा। दूसरा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे चलते हैं। जानते हैं आप लोग ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे चलते हैं? कोई सबूत है आपके पास? क्या? नहीं, इस बात का कोई प्रूफ दीजिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बनते हैं। असेट्स का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है, लाइबिलिटीज का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। अगली साल किस बेसिस पे जा रहे हो, ये मानते हुए कि बिजनेस आगे भी चलता रहेगा। उसके बाद तीसरी अजम्पशन लिखेंगे अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस मतलब चाहे कैश ट्रांजेक्शन हो, चाहे सिर्फ ड्यू हुआ हो, तो भी आप इसमें नोट डाउन करते हैं। मतलब इन केस जैसे क्रेडिट सेल हो गया तो हम एंट्री करेंगे, चाहे कैश मिले चाहे ना मिले। अप्रूवल बेसिस पे अगर हम पैसा मिलने के अधिकारी हो गए तो हम उसे भी लिखते हैं। नेक्स्ट इज मटीरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियलिटी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। बैलेंस शीट में जो एसेट्स है वो रेलेवेंस के अकॉर्डिंग होती है। कोई आइटम मटीरियल है तभी दिखाई जाएगी, नहीं है तो नहीं दिखाई जाती। इसका एग्जाम्पल हम लोग अक्सर फाउंडेशन में लेते हैं। केशव सही कह रहा है, काम की चीज। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं अनु? हम्म। कैलकुलेटर लिख दिया, कैलकुलेटर, स्टेपलर, ये सारी चीजें आपका साथ बहुत लंबे समय तक निभाती है। पर फिर भी क्या बैलेंस शीट में लिखना सही होगा? क्या बैलेंस शीट तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए है। तो मटीरियलिटी का ध्यान में रखते हुए आपको किसमें लिखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन करना है। अगला है ऑफ सेटिंग। ऑफ सेटिंग करना इज नॉट अलाउड इन सम केसेस, या ओनली अलाउड इन सम केसेस। जैसे कि डेटर्स के बैलेंस में से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स लेस करना अलाउड है, लेकिन उसके अलावा आप कैसे भी ऐसे नहीं कर सकते कि क्रेडिटर और डेटर को सेट ऑफ करके दिखा रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि मतलब मान लो कि मुझे देने हैं मार्केट में 1 लाख रुपए, मतलब मेरे क्रेडिटर है 1 लाख के और मुझे मिलने वाले हैं 2 लाख डेटर, तो मैं नेट डेटर दिखा दूं। ऐसा नहीं, आप किसी भी ऐसी चीज को ऑफसेट नहीं कर सकते जो दोनों अलग अलग है। लेकिन हाँ, प्रोविजंस को ऑफसेट करना अलाउड है, परचेज में से परचेज रिटर्न को ऑफसेट करना अलाउड है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को भी करना अलाउड है। उसके बाद अगली अजम्पशन है कंपैरेटिव।
स्टडी या कंपैरेटिव प्रेजेंटेशन या इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने क्लास 12 में बनाए होंगे, कंपैरेटिव और कॉमन साइज करके बनाते हैं, जो एक से ज्यादा ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाए जाते हैं। हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपने रिजल्ट्स और अपनी पोजीशन को पिछले साल से कंपेयर करे, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस अजम्पशन पे बने होने चाहिए, उनमें ये गुण होना चाहिए कि कम से कम वो कंपैरेटिव हो, ऐसा नहीं हो कि आप कंपेयर ही ना कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं, जो फॉलो होना चाहिए। ये आपके फीचर्स थे। उसके बाद में आएगा डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब ऐसे कौन से जरूरी डिस्क्लोजर है जो हमें देने। अगर आपने फाउंडेशन किया है तो आपने एक ना प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर पढ़ा होगा, या कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, जो ऐसा कहता है कि हर काम की चीज उसमें डिस्क्लोज की गई होनी चाहिए, भले ही P&L और बैलेंस शीट ने अपने अंदर जगह दी है चाहे ना दी। अगर नहीं जगह दी है तो फुट नोट में लिखो। कौन सी चीज लिखते हैं फुट नोट पे? कंटिजेंट लाइबिलिटीज लिखते हैं। वो किस वजह से लिखते हैं? फुल डिस्क्लोजर की वजह से। तो यहाँ पे ऐसे कौन से डिस्क्लोजर है जो हमें देने होते हैं, जो देने जरूरी है? तो सबसे पहले आपको देने जरूरी है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपने जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज यूज की है उसमें से जो सिग्निफिकेंट है, जैसे कई बार होता है ना, लीफो मेथड इज यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हम लोगों ने लीफो यूज किया है, फीफो नहीं किया, तो जो भी काम की बात है वो नीचे लिखी भी होनी चाहिए। फिर आपको लिखना है सोर्स ऑफ एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी, मतलब कंटिजेंट अगर कुछ है, कुछ अनसर्टेन है, वो भी डिस्क्लोज करना है। उसके बाद आपको डिस्क्लोज करनी है कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी। किस तरीके से कैपिटल है आपके पास, डेट है, इक्विटी है, किसको कितना डिविडेंड दिया है, ये सब भी आपको डिस्क्लोज करना है। उसके बाद आपको डिस्क्लोज करना है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अभी के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। CMA फाइनल लेवल का कॉन्सेप्ट है और बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, नाम याद रखना है। मैं आपको इंडेक्स 1 के शॉर्ट नोट्स इस तरह बनवाना चाहती थी कि बुक ना खोलनी पड़े, इसलिए मैंने सब कुछ लिखा है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज अदर डिस्क्लोजर्स। जी बोलिए। नीचे नहीं, इसका मतलब है डिस्क्लोजर देना है कहीं ना कहीं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है या तो कंटिजेंट है तब तो नीचे आएगा, और अगर वैसे है तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनता है ना, वहां आएगा। तो अदर डिस्क्लोजर जो हमें लिखने होते हैं वो होता है एक तो प्रपोज डिविडेंड, कहाँ पे? पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हाँ इसका नाम है, और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम का पूरा चैप्टर वहां पे आता है। अभी के लिए इसके बारे में कुछ भी समझने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। अदर डिस्क्लोजर में एक तो हमें बताना है कि प्रपोज्ड डिविडेंड, एक हमें बताना है कंपनी है कहाँ पे, डोमिसाइल एंड लीगल फॉर्म ऑफ एंटिटी, LLP है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, कैसी भी है वो बात लिखनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल एक्टिविटीज। एंटिटी कैसा काम करती है, एंटिटी की एक्टिविटीज किस तरह की है, और मेन एक्टिविटीज कौन सी है, ये आगे अपने डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट इंडेस 1। बड़ा छोटा सा है, कोई खास क्वेश्चन नहीं आया हुआ। अब आपसे मैं बता दूं क्या पूछा जा सकता है। एक MCQ आ सकता है,
भाई ऐसा कौन सा इंडेस है जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स के बारे में बताता है? तो पूरा नाम इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि इनमें से कौन सी इसकी असम्पशन नहीं है, या इनमें से कौन सा इसका फीचर नहीं है? तो गोइंग कंसर्न दे दिया, अक्रूवल दे दिया, ये सब तो है। उसमें से मान लो ये दे दिया कैश बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस, तो वो नहीं होता, कैश बेसिस नहीं होती बेसिक अजम्पशन। और आपसे पूछ लिया इनकेस कि ये कौन से तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एप्लीकेबल है, तो ये जनरल पर्पस पे है, केवल स्पेशल पर्पस पे नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, इतना सा था ये। एक बार मैं बुक से दिखा देती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो कंप्लीट कवर कर रहा है। 5.1 अभी आपने नहीं पढ़नी है, 5.2 देखें, ये पढ़ाया मैंने आपको। एप्लीकेबिलिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड सब बिजनेस पे लगेगा। मीनिंग है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये अभी हमने बात करी थी। आपने मुझे बताया था एक तो बैलेंस शीट, बिल्कुल बैलेंस शीट, ये भी लिख लेते हैं अभी। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ थ्योरी है इसमें सिर्फ, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, और अगले पिछले साल की बैलेंस शीट अगर कंपैरेटिव बना रहे हैं तो। हम्म, कौन नहीं आया? फंड फ्लो नहीं आता। अब ये भी एमसीक्यू आता है। Which of the following is not a part of financial statements of a company? Option A cash flow, option B fund flow, option C P&L, and option D notes to accounts. Fund flow is not the part of financial statements. Keep that in mind. जनरल फीचर्स मैंने ये सारे लाइन से लिखवा दिए हैं। कंसिस्टेंसी और कंपैरेटिव को एक में कंसीडर किया गया। फिर उसके बाद इनको जो भी डिस्क्राइब किया गया वो इतना जितना मैंने बताया उतना जरूरी है बस। डिस्क्लोजर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सोर्सेज, कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी और अदर डिस्क्लोजर, यहाँ से जाके एक फॉर्मेट दिया है जो अपने आगे पढ़ेंगे जब अपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। और ऐसा करने के बाद में ये शुरू हो जाता है इसके बाद आपका इंडेस 2 इन्वेंट्रीज। तो अभी अपन ने जो इंडेस 1 के नोट्स बनाए, इसके अंदर एक चीज और लिख लो, पूरा ही कर ले ताकि बुक ना देखनी पड़े। पार्ट ऑफ या कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहला बैलेंस शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, फिर एक स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। फाइनल का कॉन्सेप्ट है, यहां नहीं बनेगी। उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और कुछ था क्या? और कुछ याद आ रहा है? आई थिंक सारा लिख दिया है। बैलेंस शीट, पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, 6 पॉइंट है। ठीक है, ये 6 के 6 अपन ने लिख दिए। और एक आपने यहाँ पे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ये लिख दो। इसके बाद नो नीड टू रिवाइज दिस फ्रॉम बुक, ऑल द एमसीक्यूज आर कवर्ड हेयर ओनली। और बाय चांस अगर आ जाए कोई थ्योरी का क्वेश्चन तो डिस्क्लोजर और फीचर से आ सकता है, तो ये सारे लिख के इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। ये आपके सामने है स्क्रीन पे। पूरा कहाँ से शुरू किया था हमने? हमने इसका नाम लिखा, उसके बाद ये क्या बताता है लिखा, ऑब्जेक्टिव लिखे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, डिस्क्लोजर लिखे, कंपोनेंट्स लिखे, इतना ही। ठीक है, इंडेस 1 कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया कि मैम हमने पेपर नंबर 6 एफए में ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, तो इनमें अलग क्या है? सवाल अच्छा है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड, GAAP सुना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो वहां से बने थे। और उसके बाद में इंडिया ने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, दैट इज इंडेस, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस कहाँ से ली होगी?
ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ली होगी। तो आप लोगों को काफी चीजें कॉमन मिलेगी। जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या है? आप एफए में पढ़ के आए हो ना, AS2 किससे रिलेटेड है? अच्छा, आपके 2 है नहीं सिलेबस में। मैं आपको बता देती हूँ, AS2 इन्वेंट्री है। AS2 भी इन्वेंट्री है और इंड AS2 भी इन्वेंट्री है, और AS2 से ही कहाँ ली गई है अपनी प्रेरणा लेके इंड AS2 बना है। तो अगर आपका पढ़ा होता तो वो दोनों एकदम सेम होते, और नहीं पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, बहुत सारी चीजें आपकी जानने की इच्छा होगी। ये सारा फाइनल में चलता है पूरा डिटेल में, हमारे पोर्शन में इतना है नहीं, पर इतना बता दूं, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इन पे अभी तक ये एप्लीकेबल नहीं हो पाए हैं। 2016 से हमारे साथ में, और सिलेबस 22 से ये आपके फाइनल के करिकुलम में है। यानी कि यहाँ पे तो ये गिनती चुनती के कितने हैं, सिर्फ कितने लिखवाए थे मैंने? 6 ओनली। यहाँ सिर्फ 6 पढ़ने हैं, और वहां पे सारे जो लिस्ट मैंने अभी आपको आगे बढ़ा दिया था ना कि 5.1 छोड़ो 5.2 पे आओ, वो सारी लिस्ट इंडेस 1 से लेके लास्ट 38, 40, 41 एग्रीकल्चर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने होते हैं, जो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम के पेपर नंबर 18 में आते हैं। हाँ बिल्कुल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। ठीक है धारवी, नो मोर डाउट्स? पुट द हेडिंग इंडेस 2। नेम इज इन्वेंट्रीज। बताइए इन्वेंट्रीज कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। रॉ मटेरियल, अब है ना, अब उतना नहीं लिखना जितना 1 में लिखा था, अब सिर्फ चार्ट फॉर्मेट पे चलना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल, दूसरे नंबर पे वर्क इन प्रोग्रेस, एंड तीसरे नंबर पे फिनिश गुड्स। ये 3 तरह की इन्वेंट्री होती है। कहां कहां दिखाया जाता है इन्वेंट्री को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और बैलेंस शीट में आएगा। 2 जगह आएगा। ईयर एंड होने पे हमारे पास में इन्वेंट्री पड़ी है। सपोज कीजिए कि आपने किसी को कैलकुलेट करने के लिए गोडाउन में भेजा कि कितना माल पड़ा है, वो आपको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता पाएगा, लेकिन वो आपको क्वांटिटी टर्म्स में बता देगा। जैसे मान लो आपका जो सामान है वो कार्टन्स में रखा है, तो वो आपको बोलेगा 100 कार्टन पड़े। पर क्या मैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकती हूँ क्लोजिंग स्टॉक में 100 कार्टन? नहीं, वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हर चीज को मॉनेटरी टर्म्स में लिखो। 100 कार्टन नहीं, उसके अंदर जो सामान है वो कितने का है वो लिखो। यानी कि मुझे ईयर एंड पे क्या करना पड़ता होगा, वैल्यू करना पड़ता होगा किसको, अपनी इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को। क्या मेरे पास ईयर एंड में जरूरी है कि हमेशा सिर्फ फिक्स्ड फिनिश गुड्स ही हो, हमेशा सिर्फ तैयार माल हो? ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पास 3 तरह का सामान हो सकता है। कौन कौन? रॉ मटेरियल भी होगा ऑब्वियसली, कुछ सामान ऐसा होगा जो मशीनों में ही आज 31 मार्च आ गई, वर्क इन प्रोग्रेस, और कुछ होगा फिनिश गुड्स। और मुझे वैल्यू तीनों की लिखनी है, तीनों ही मेरे लिए एसेट है। अब तीनों की वैल्यू करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन बात है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी डन एज वैल्यू द इन्वेंट्री। अगर किसी को गलती से याद है, फाउंडेशन में मैं AS2 डिस्कस करती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन 1 कॉस्ट, और ऑप्शन 2 नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। कंसाइनमेंट में पढ़ते हैं, वेरी गुड। विच एवर इज लोअर, किस कॉन्सेप्ट की वजह से विच एवर इज लोअर आया? ये कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वजह से? कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको अपनी एसेट जो है ना वो ज्यादा वैल्यू पे नहीं दिखानी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी एसेट को बनाने में खर्चा 100 रुपए का आया, लेकिन वो सेल करके सिर्फ 80 दे पाएगी, तो स्टॉक कितने में दिखाऊंगी? विच एवर इज लोअर, यानी 80 में ही दिखाऊंगी। तो वैल्यू शुड बी डन लाइक कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लोअर। अब आप लिखेंगे कॉस्ट कैसे निकलता है, और फिर लिखेंगे NRV कैसे निकलता है। इनके दूसरे नाम भी पता है क्या आपको? ये जो शुरू में आपने मेरे को रॉ मटेरियल लिखवा दिया, WIP लिखवा दिया, और फिनिश गुड्स लिखवा दिया, इनके एक एक नाम और है। रॉ मटेरियल को सिर्फ मटेरियल भी बोल दिया जाता है, WIP को
सेमी फिनिश्ड तो बोलते ही, उसके अलावा बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल, और फिनिश गुड्स को हेल्ड फॉर सेल, जिनको सेल के लिए रखा गया है, हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल, फिनिश्ड इज हेल्ड फॉर सेल। अब बताओ कॉस्ट कैसे निकलेगी और एनआरवी कैसे निकलेगी। ये थोड़ा थोड़ा सा जीएसटी की ओर लेके जाएगा आपको, देखने में ऐसा लगेगा कि वैसा है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, what should be included in the cost? First of all, cost of manufacture या purchase raw material, cost of purchase, net of trade discount। मतलब क्या है नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट का? डिस्काउंट लेस करने के बाद जो कॉस्ट आपको पड़ी वो, एड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस मतलब जिसका वापस कुछ नहीं मिलेगा। अब बताओ जीएसटी इसके अंदर ऐड होगा या नहीं होगा? उसमें तो आईटीसी मिल जाएगा। अगर मैं आपको कह रही हूं कि कोई ऐसा टैक्स मैंने पे किया है जिसका आईटीसी मुझे मिल जाएगा या रिफंड मिल जाएगा, वो यहाँ पे ऐड होगा? वो नहीं ऐड होगा। कौन सा टैक्स ऐड होगा? जो नॉन रिफंडेबल है। असल में कॉस्ट तो वही है ना, जो रिफंड ही हो जाना है वो कॉस्ट कैसे हुई आपकी? ठीक है। और क्या प्लस करेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, necessary to bring the inventory into present condition। अगर कोई ऐसा खर्चा हो रहा है जो जरूरी है उस इन्वेंट्री को उस कंडीशन में लाने के लिए, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको भी ऐड करना है। फिर ऐड होगी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। मटेरियल तो आ गया, अब उसको कन्वर्जन करने की कॉस्ट। क्या क्या आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में? फाउंडेशन का एक एमसीक्यू है ये, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। लेबर और ना, मटेरियल को तो कन्वर्ट करोगे ना, मटेरियल तो ऊपर परचेज हो गया रॉ मटेरियल, उसको आप कन्वर्ट करोगे फिनिश गुड्स में। दो तरह का खर्चा लगता है, लेबर और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, अब ओवरहेड्स कौन से वाले? दोनों, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। ठीक है। और अब आएंगे एक्सक्लूजन्स। अब ऐड कुछ नहीं होगा, अब आएगा एक्सक्लूडेड। ये चीज आपको किसी भी हाल में कॉस्ट में जोड़नी नहीं है। एक्सक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट, क्या चीजें हैं जिनको आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जोड़ना नहीं है? सबसे पहले लिखेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट या एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ वेस्ट या एबनॉर्मल वेस्ट। मैंने आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कॉस्टिंग में सिखाए थे। या अगर नॉर्मली बात करें तो आपको याद है क्या, नॉर्मल अगर कोई वेस्ट होता है तो वो हमारी गलती से होता है क्या? वो हमारी गलती से नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम क्या लिया करते थे कि आपने कोई 6 मीटर का कपड़ा दिया, उससे सूट सिलने को बोला, तो उसके अंदर जो बेसिक स्क्रैप निकलेगा वो तो कटिंग जाएगी ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता उसको, दैट इज नॉर्मल। और एबनॉर्मल मतलब आपकी गलती से गलत कट हो गया और उसका पूरा कपड़ा वेस्ट हो गया, तो उसका कॉस्ट तो आपको एक्सक्लूड करना है यहाँ पे, क्योंकि गलती किसकी है? हमारी है। आप सामने वाले से चार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ वेस्ट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट बिकॉज इट इज ऑल योर फॉल्ट, इट इज
ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए। और क्या नहीं होगा? स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट नहीं जोड़नी है। अब स्टोरेज कॉस्ट का एक बहुत अच्छा एक्सेप्शन है, वैसे तो मुझे नहीं पता आपको इस फील्ड की नॉलेज है या नहीं, और शायद होगी भी नहीं, मुझे भी नहीं थी जब मैं स्टूडेंट थी तब, अभी भी नहीं है, गलत मत समझना। वाइन, ये देखो, वाइन पुरानी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेटर मानी जाती है, और उसको बनाने का प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, जिसके लिए आपको उसे स्टोर करके जमीन के नीचे दबा के रखना पड़ता है, और उसको बनने के लिए स्टोरेज नेसेसरी है। तो मैंने आपको ऊपर लिखाया था नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट कंडीशन, मतलब वो बनेगी नहीं अगर आप स्टोर नहीं करोगे, तो उस केस में स्टोरेज कॉस्ट ऐड होगी, अदरवाइज नहीं करनी। ऐसे गोडाउन में रखने की कॉस्ट ऐड नहीं करनी। पर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर जरूरी है, इन केस स्टोरेज इज नेसेसरी, तो ऐड होगी। ठीक है, और क्या ऐड नहीं करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड नहीं करनी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ऐड नहीं करने हैं। हमने कौन से ऐड किए? केवल फैक्ट्री वाले। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी ऐड नहीं करने। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज भी ऐड नहीं करने। ये सब हो गए एक्सक्लूजन्स। तो अगर अलग से दिए जाए तो ऐड नहीं करने, और अगर जोड़ के दिए जाए तो इन्हें हटाना पड़ेगा। दिस वॉज योर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सिंपल सा फंडा, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। कॉस्ट मैंने आपको सिखा दी, अब आपको भी पता है कि मैं आगे क्या सिखाने वाली हूँ। ऑब्वियसली कैलकुलेशन ऑफ एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तीनों के केस में अलग अलग है, क्योंकि हर चीज को ऐसे सेल नहीं किया जा सकता। डब्ल्यूआईपी की क्या नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है? वो सीधा सेल हो जाता है क्या डब्ल्यूआईपी? जो बेचारा है ही मशीन में, आधा कच्चा पक्का है, उसको ऐसे तो सेल नहीं कर सकते ना। तो एनआरवी की कैलकुलेशन तीनों के लिए अलग अलग होगी। अगर हम एनआरवी की कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर फॉर रॉ मटेरियल बात करते हैं, नहीं फिनिश गुड्स की पहले बात करेंगे, वो ज्यादा आसान है। फिनिश गुड्स रेडी टू सेल, तो नेट रियलाइज क्या करवा के देंगे फिनिश गुड्स आपको? क्या मिलेगा आपको? पैसा। किससे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और इसमें से लेस क्या करूं? कॉस्ट टू सेल। मतलब कोई चीज अगर सेल करके मुझे 100 रुपीज मिलते हैं और उस पर मुझे 1% का कमीशन देना पड़ेगा, तो वो मुझे नेट क्या रियलाइज करके देगा? माइनस कर देंगे 1%, नेट उतना ही देगा। दैट वुड बी द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन केस ऑफ फिनिश गुड्स। नाउ इट्स कम अबाउट WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस वाला जो है ना, वो सीधा सेलेबल तो होता नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बचा हुआ खर्चा करना पड़ेगा जो उसको कंप्लीट बनाने में हेल्प करे। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल। पहले कंप्लीट होगा फिर सेल होगा। एंड थर्ड इज फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए आप सेल करने के लिए लाते हो क्या रॉ मटेरियल? नहीं लाते। अब इसकी एनआरवी कैसे निकालें और क्यों निकालें? तो इसकी एनआरवी मतलब ये फिनिश गुड्स में इस्तेमाल हो गया, वही इसकी एक तरह से रियलाइज हो गया एक तरीके से।
तो इसके लिए हमें दो चीजें चेक करनी पड़ती है कि इस रॉ मटेरियल से बनने वाला सामान, यानी इस रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स किस तरह से सेल होगा। तो पहला है कि इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेगा वो अपनी कॉस्ट पे या फिर कॉस्ट से ज्यादा पे सेल होगा, मतलब फायदे में सेल होगा। जो भी इस रॉ मटेरियल से बनेगा वो सेल होगा, नुकसान नहीं देगा वो। तो उस केस में रॉ मटेरियल की एनआरवी क्या होगी, उस केस में रॉ मटेरियल की एनआरवी होगी उसकी कॉस्ट, खरीद जो भी ऊपर कॉस्ट लिखी थी वही हो जाएगी। यानी कि अगर मेरा बिस्किट बनाने का काम है तो रॉ मटेरियल क्या होगा, मैदा। मैदे का करना है वैल्यूएशन, मैदा मेरे पास पड़ा है, कैसे करूंगी वैल्यूएशन, पहले देखूंगी कि इस मैदे से जो बिस्किट बनेंगे क्या वो अपनी कॉस्ट या कॉस्ट से ऊपर सेल हो जाएंगे। अगर हाँ तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट और एनआरवी सेम होगी, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट और एनआरवी सेम होगी। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेंगे वो अपनी कॉस्ट पे भी नहीं सेल हो पाएंगे, नुकसान होने वाला है, कॉस्ट से नीचे सेल होंगे, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या होगी, एनआरवी क्या होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आज की डेट में उसके जैसा दूसरा रॉ मटेरियल लाने का खर्चा विल बी इट्स एनआरवी। तो अगर इन क्रक्स हम जाने तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। फिनिश गुड्स के केस में कॉस्ट होती है वही सब जो हमने जोड़ा, एनआरवी होती है सेल माइनस सेलिंग प्राइस, इन दोनों में से जो कम होता है वो हो जाता है। डब्ल्यूआईपी के केस में कॉस्ट होती है वही जो उसको बनाने में अब तक खर्चा लगा, एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल। रॉ मटेरियल के अंदर कॉस्ट होती है सिर्फ उसको परचेज करने की कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। उसके बाद में एनआरवी क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि उससे बनने वाला फिनिश गुड्स क्या अपनी कीमत या कीमत से ज्यादा पे सेल हो पाएगा, तब तो एनआरवी और कॉस्ट सेम होगी। और अगर वो कीमत से कम पे सेल होगा तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम इलस्ट्रेशन बुक में एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये पूरे इसके समरी नोट्स हो गए अपने आपके इंडेस 2 के। एक बार इनको गो थ्रू कर लो जहां से शुरू से बनवाए। क्या बनवाया था आपको, इंडेस टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 3 प्रकार की है, इस तरह से वैल्यूएशन किया, कॉस्ट का कैलकुलेशन, एनआरवी का कैलकुलेशन देखा, और अब आप तैयार हैं इलस्ट्रेशन करने के लिए। In case you are having the book, please do open. Otherwise, focus on the screen. इलस्ट्रेशन 1 लगभग सब लिखवा दिया है मैंने जी। हाउ डू यू डील विद द फॉलोइंग, इसके साथ कैसे डील करेंगे। 31 मार्च 2023 को क्लोजिंग स्टॉक है गौरव लिमिटेड का 10,000 यूनिट है, कॉस्टिंग 10 रुपए, बट द करंट मार्केट प्राइस ऑन द डेट वाज 9 रुपए। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का, कैसे होगा ये हमें लिखना आना चाहिए, आसानी से पता लग रहा है विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट 10 रुपए एनआरवी 9 रुपए। आपको भी पता है कि 9 रुपए के हिसाब से इसकी कीमत ये होगी, पर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के नहीं आना कि 90,000 विल बी द आंसर। आंसर शुड बी रिटन एज पर इंड AS2, एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्रीज, valuation of inventory should be done as cost or net realizable value whichever is lower. Here the cost is 10,000 into 10, that is 1 lakh. Net realizable value is 10,000 into 9, that is 90,000. So whichever is lower is 90,000. The valuation of these 10,000 units will be 90,000. इस तरीके से इसने तो फिर भी ऐसे पैराग्राफ में लिख दिया, मैंने आपको ऐसे बताया प्रॉपर। आएगा ये नहीं आएगा, MCQ आएगा सिर्फ, ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, अच्छे बनेंगे इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 2, from the following information presented by P Limited ascertain the value of stock to be included in the balance sheet। कह रहा है बैलेंस शीट में कितना लिखूं बताओ। कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन स्टॉक अमाउंटिंग टू 60,000 being obsolete, it can be used for production purpose after incurring 10,000 for the modification. The same could be used as raw material for an existing product. The purchase price for the same amounts to 40,000। मुझे सिंपल एक लाइन में बताइए वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितने की है 60,000। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब वो स्टॉक या तो सेल होके क्या रियलाइज करेगा
या कहीं और इस्तेमाल करके आपके आपके कितना फायदा करा रहा है वो। तो वो कहता है कि इस स्टॉक का कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ पे? द सेम कुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, द परचेज प्राइस फॉर द सेम इज टू बी 40,000। कोई सामान मेरे को 40,000 का लाना पड़ेगा, उसके बजाय मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये मुझे क्या बना के दे रहा है, रियलाइज क्या करके दे रहा है? 40,000 रुपए देख के लग रहा है आपको 40,000 रुपए, लेकिन कहते हैं कि इस पे एक मॉडिफिकेशन का खर्चा होगा 10,000 का। तो बताओ ये रियलाइज कितना करके दे रहा है? सिर्फ 30,000। तो कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू 30,000, विच एवर इज लोअर विल बी एनआरवी। जरूरी नहीं रियलाइज हर वक्त सेल करके ही हो, रियलाइज किसी और तरीके से भी हो सकता है, सेविंग करके भी हो सकता है। सेल करके भी पैसा आएगा, सेविंग करके भी पैसा आएगा। यहां उसने आपको सेव करके दिया, ना कि सेल करके। सेव करे उसने 30,000। हाँ जी, वेरी गुड केशव, करेक्ट आंसर। बाकी लोगों को समझ में आया इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड? लिखना भी ऐसे ही है, कॉस्ट 60,000, एनआरवी 40 - 10 30, इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ दिस। इसने तो हालांकि इंडेस का रेफरेंस नहीं दिया, वो और लिखना पड़ेगा एज पर इंडेस 2, पहली लाइन यही होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, how would you deal with the following situation? A company deals in purchase and sale of timber and has included notional interest charges इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। मैंने अभी बताया था एक्सक्लूजन्स में, लास्ट में लिखवाया इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होता है। तो अकॉर्डिंग टू इंडेस टू इन्वेंट्रीज, इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसीडर्ड एज नॉट रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। इंटरेस्ट का सीधे तरीके से कोई संबंध इन्वेंट्री से नहीं होता है, देयरफॉर यूजुअली नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। तो वैल्यूएशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज इट इज नॉट इन कन्फॉर्मेंस टू इंडेस 2। ये वैल्यूएशन जो आपने किया है वो गलत है, क्योंकि वो इंडेस 2 के हिसाब से नहीं है। अनिशा, मिल गया एक्सक्लूजन्स में? नहीं, वैसे देखना हो तो। Illustration number 4, the company deals in 3 products A, B or C which are neither similar not interchangeable at the time of closing its account. The historical cost or NRV of the item. ए के लिए अलग, हर इन्वेंट्री के लिए अलग देखा जाता है कॉस्ट और एनआरवी, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग। मैम इनकम टैक्स का होगा क्या? क्या होगा इनकम टैक्स का? वो लिखा होगा कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है। इनकम टैक्स आपके टोटल इनकम की स्लैब के हिसाब से होता है। कई बार ऐसा होता है कि टीडीएस हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं और वो रिफंडेबल होता है लास्ट में। तो ये इस पे मत जाओ, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए, बी और सी के लिए बताइए कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ए के केस में क्या कम है? 28। बी के केस में बराबर है, कुछ भी ले लो। सी के केस में 16। तो वैल्यू ऑफ योर इन्वेंट्री विल बी 28 + 32 + 16 लैक्स में है। प्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा? सेम टेबल बनाओ, चौथा कॉलम बनाओ, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यहाँ पे लिख दो 28 लाख, 32 लाख और 16 लाख और जोड़ लगा दो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हो जाएगा। ये इस तरीके से इसने किया है और जोड़ लगाने के बाद में टोटल कितना आया इसका? 76 लाख। आपका भी यही आ रहा होगा, इस तरीके से प्रेजेंट करना है। ये आ सकता है क्या? ये आ सकता है? नहीं, ये क्वेश्चन में आ सकता है, पर ये एक क्वेश्चन के टुकड़े आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एक 7 नंबर का क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट कर दिए ए और बी, तो 3 नंबर में ये आ सकता है, 4 नंबर में कुछ अच्छा आ सकता है, ऐसा। इलस्ट्रेशन नंबर 5, Z Company Limited purchased goods at the cost of 40 lakh in October 2022 till March 21. 75% of the stock were sold. 40 लाख की कॉस्ट का सामान लाए थे, 75% सेल हो गया। कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख। पहले तो कॉस्ट बताओ, जितने का क्लोजिंग स्टॉक बचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? 40 लाख में से 75% तो गया, बचा कितना? 25%। कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। ठीक है, कंपनी चाहती है कि मैं कॉस्ट पे दिखा दूं, लेकिन एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू है 11 लाख। एनआरवी देखें तो उसमें से लेस करेंगे कमीशन 10% ऑन सेल, यानी 11 लाख का 10% हटाओ तो 9,90,000। तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, हियर इट इज 9,90,000 एनआरवी, ऐसा। Illustration 6, how would you deal with the following in the annual accounts of the company for the year ended 31 March 2023? Company has to pay delayed cotton clearing charges over and above the negotiated price for asking delay delivery from the supplier. आपकी डिले की वजह से कोई पेनल्टी, कोई चार्जेस, कुछ भी जाए, कॉस्ट में नहीं ऐड होगा। ये आपकी गलती। एबनॉर्मल it is up to 2021-22 the company has regularly included such charges in the valuation of stock, और उसकी वजह से प्रॉफिट और कम दिख रहा है, ऐसे चार्जेस दिखाते हैं, नहीं दिखाना।
As per Ind AS 2, inventory interest and other borrowing costs are usually considered not related to bringing the inventory to their present location and condition. Same line है, हर जगह रट के चल जाना भले. Not required for bringing the inventory into present location and condition. Therefore, usually not included in the cost of inventory. और ये quite clear है कि delay जो हुआ है वो एक तरह का या तो इंटरेस्ट है जिसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, और इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट जो कम नजर आ रहा है, as a result of change in accounting policy regarding the valuation of stock, profit was reduced, which must be disclosed in the financial statements. आपकी ये जो पॉलिसी है इसकी वजह से जो प्रॉफिट कम आया है वो आपको डिस्क्लोजर करना है. एज पर Ind AS 1 भी आ सकता है बीच में रेफरेंस. ये है, कोई खास ये काम का नहीं था. 7th इंपॉर्टेंट, Sonar Bhandar deals in old color TVs. It has 4 TVs, the particulars of which are given below. You are asked to compute the value of inventory to be included in the balance sheet. 4 तरह के टीवी है, बताओ चारों के लिए अलग अलग देखना होगा. ओनिडा, फिलिप्स, ईसी और सोनी. सबसे पहले इनके लिए कॉस्ट प्राइस दिया है, दूसरे में बोला है एक्सपेंसेस ब्रिंग इनटू सेलेबल कंडीशन, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी है 18,000. ओके, तो ये तो है कॉस्ट प्राइस और ये वो एक्सपेंसेस है. इसका मतलब ये जुड़े हुए नहीं है, ये अलग अलग है. तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे कॉस्ट प्राइस में एक्सपेंसेस जोड़ने पड़ेंगे, और एनआरवी सीधी दे रखी है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे जोड़ने के बाद में. करें इसको. अपने पास 4 तरह की टीवी है. सबसे पहले बनाते हैं कॉस्ट. कॉस्ट में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दें. तीसरा कॉलम टोटल कॉस्ट, चौथा कॉलम एनआरवी, और 5वां कॉलम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. चलिए, क्या क्या तरह की टीवी है. ओनिडा, फिलिप्स, ईसी और सोनी. ओनिडा, फिलिप्स, ईसी एंड सोनी. ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है इनका? 10,000, 20,000, 35 एंड 50. 10, 20, 35. अरे 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 अरे, रुको रुको रुको. 10, 20, 35 और 50. ये ऐसे नहीं, ऐसे बनाइए इस बार हमने. ठीक है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस बुक है क्या आपके पास? अच्छा, 3, 2, 5 और डैश. 3,000, 2,000, 5,000 एंड डैश. जोड़ दीजिए टोटल कॉस्ट. 13,000, 22,000, 40,000, 50,000, विच एनआरवी दी हुई होगी 18, 30, 36 और 55. 18,000, 30,000, 36,000, 55,000. बताइए विच एवर इज लोअर में. यहाँ तो है 13,000, यहाँ है 22,000, यहाँ है 36,000 और यहाँ है 50,000. टोटल बताएं इन्वेंट्री का. 1 to 1 4 times 0. ठीक है जी. इस तरीके से प्रेजेंट करना है. वर्किंग नोट लिखना है एज पर Ind AS 2 इन्वेंट्री. अच्छा, नीचे लिखना है एज पर Ind AS 2. ये सारा कैलकुलेशन किया गया और उसने ही बताया था कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर लेना है, और उसने ये भी बताया था कि कॉस्ट में वो एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, या ब्रिंग इनटू सेलेबल कंडीशन. इस तरीके से. ठीक है जी, लिख दिया. वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट विल बी 1,21,000. समस्या किसी को? 11 ही है शायद इसमें इलस्ट्रेशन. Illustration number 8. The following particulars are presented by M Limited as on 31st March 2023. The compute value of stock or as per Ind AS 2. Stock held by M Limited. Cost price ये है, NRV ये है, पर हमें आइटम वाइज चेक करना है. ऐसे नहीं देखना होता है. यू हैव टू चेक आइटम या फिर प्रोडक्ट वाइज. तो यहाँ पे हमारे पास कितने तरह के हैं? 4 तरह के. तो चारों के
तीन ही है, चौथा तो टोटल है। इन तीनों की अलग अलग चेक करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट और एनआरवी में से एनआरवी, यहाँ पे कॉस्ट और यहाँ पे कॉस्ट, तो इन टोटल तो ये होना चाहिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, ये लिखना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी कंसीडर्ड ये, ना ही ये और ना ही ये। Illustration 9. The total stock of A Limited as on 31st March 2023 was 5 lakh, of which stock amounting to 31,000 were not ascertained as per Ind AS 2. इसमें Ind AS 2 के हिसाब से नहीं किया, कुछ गलती कर दी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल थी इतनी, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है इतने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू बी इंक्लूडेड, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन, लेकिन यहां ऐड नहीं होंगे पर कहीं तो होंगे लेस। एनआरवी, एनआरवी कैसे निकलेगी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, तो आपकी कॉस्ट तो निकलेगी इन दोनों को जोड़ के, और एनआरवी निकलेगी इसमें से ये घटा के, और फिर दोनों को करना है कंपेयर। चलो करके बताइए। सबसे पहले बताइए मुझे कॉस्ट, 10 और 2 12, 5,000, 15,000, 32,000। एनआरवी 15 में से 1 गया 14, 4,000, 16,000 और 34,000। हाँ जी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो एज पर इंड AS 2 12,000, 4,000, 15,000, 32,000, टोटल 63,000 विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक। और आंसर ओके, करेक्ट आंसर राधा केशव दोनों का सही है। अरे यहाँ क्या हो गया? PST 12, 4, 15, ये टोटल वाले कॉलम का कर दिया हमने, ये नहीं है, ये कोई स्टॉक नहीं है, इसको लिखना चाहिए था ना, ये टोटल है। ये ध्यान रखना भाई, ये टोटल वाला कॉलम है, इसका नहीं लेना, सिर्फ इन्हीं का जोड़ लगा दो। बस 31,000 विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, illustration 10. X Limited presents the following particulars as on 31st March 2023 on the total cost of a product. क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट है, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस। 31 मार्च 2023 को सडनली सेलिंग प्राइसेस गोल्ड डाउन फ्रॉम 100 to 70. Price of raw material has also gone down to 8 rupees. X Limited had in its stock 6,000 units of material which was brought as per above rate on the same date. नई वैल्यू निकालनी है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो गया, जो कितना रह गया है 8 रुपए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 8 रुपए ईच हुआ है, जब वो 12 रुपए ईच था तब कॉस्ट 50 रुपए पर यूनिट आती थी, तो अब जब वो 8 रुपए हो गया तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी बताओ? क्या 33? अच्छा, एक चीज और सोचने वाली है, ये पता है कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसकी बनाने की टोटल कॉस्ट पहले कितनी आ रही थी? टोटल कॉस्ट आ रही थी 80 रुपए, 50 और 30 80 रुपए की टोटल कॉस्ट आ रही थी, और कहता है कि सेलिंग प्राइस इज गोल्ड डाउन सडनली फ्रॉम 100 to 70। मतलब इस रॉ मटेरियल से बनने वाला सामान का सेल होने का प्राइस उसकी कॉस्ट से नीचे पहुंच गया। याद आ रहा है वैल्यूएशन के समय कॉस्ट और एनआरवी रॉ मटेरियल का लिए जो अपन ने देखा था, वो है ये। तो इसके लिए कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का तो सीधा नजर आ जाएगा, 70 तो है उसका, इसने इसको कंसीडर नहीं किया, इसने किया एक तो है ओल्ड केस, एक है न्यू केस। ओल्ड के अंदर फिनिश गुड्स को बनाने का खर्चा कितना आ रहा था?
ओल्ड के अंदर फिनिश गुड्स को बनाने की कॉस्ट आ रही थी 80 रुपए और वो सेल हो पा रहा था कितने में, 100 रुपए में। और न्यू के अंदर बनाने की कॉस्ट आ रही है 63 रुपीज और सेल हो पा रहा है 70 रुपीज में। इसने क्या ले लिया, इसने ले लिया कि बनाने की कॉस्ट तो आ रही है 80 और सेल हो रहा है 70 में, इस हिसाब से ये पूरा आंसर दे दिया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, इसने क्या बोला कि अगर फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट जितना भी कवर नहीं कर पाता है तो चार्ट के अनुसार रॉ मटेरियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देख क्या हो, एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ होगा, ये रहा, अगर फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से भी कम दे पाता है तो रॉ मटेरियल शुड बी एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर बार बदलवाना पड़ता है और इसके अंदर इस बार भी नहीं बदला हुआ है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तब उस केस में तो हम उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे दिखाएंगे, और अदरवाइज इसके साइड में आप अपना आंसर लिख लीजिए। कि फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट 63, फिनिश्ड स्टॉक, ये तो सही निकाला था ना तुमने, ये 33 वाला। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 12 ईच, मतलब एक रॉ मटेरियल 12 रुपए का आता है और फिनिश गुड्स में कितने लगे कि 50 रुपए लगे, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, 33 पूरा आ रहा है ना। अच्छा 33.333 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के फिनिश स्टॉक विल बी वैल्यूड एज 63 और 70 विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे तो 63, और रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एज, हमारे केस में तो कॉस्ट पे ही होगा जो कि है उसको लाने की कॉस्ट 8 रुपए, क्योंकि इससे बनने वाला फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ऊपर सेल हो रहा है, 70 में सेल हो रहा है जो कि 63 से ज्यादा है। इस रॉ मटेरियल से बनने वाला फिनिश गुड्स अपनी कॉस्ट से ज्यादा में सेल हो पा रहा है। वैल्यूएशन, मैम वो 63 कैसे आया एक बार बता दो। देखिए 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में 50 रुपए का रॉ मटेरियल लगा है, और रॉ मटेरियल मान लो 1 किलो 12 रुपए का आता है, तो कितने किलो लगा है, 1 यूनिट को बनाने में कितने किलो रॉ मटेरियल लगता है। भाई अगर आपको ये बोले कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में 50 रुपए लगा है और 1 किलो सामान 12 रुपए का आता है, तो कितने किलो इस्तेमाल कर दिया आपने, 50 डिवाइडेड बाय 12, कितने किलो आ रहा है बताना एक बार लक्ष्य। 50 डिवाइडेड बाय 12, 4.167, 4.167 केजी सामान लगा है। अब पहले जो प्राइस 12 रुपए पर केजी थी वो अब 8 रुपए पर केजी हो गई, तो इसको 4.167 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 4.1666666 मल्टीप्लाई 8, तो 33.33333, ये हो गया 33.333, इसमें कोई चेंज है नहीं, तो टोटल हो गया 63 न्यू वाला कॉस्ट। लक्ष्य डन। Illustration 11, state with reference to accounting standard how will you value the inventories in the following case। पहला केस है रॉ मटेरियल को 100 रुपए किलो में खरीदा है, प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल आर ऑन द डिक्लाइन, द फिनिश गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट। चार्ट खोलें, रॉ मटेरियल की एनआरवी क्या होगी अगर उससे बनने वाला फिनिश गुड्स कॉस्ट से भी कम में, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 80 रुपए पर केजी, तो रॉ मटेरियल 10,000 किलो है, कैसे वैल्यू होगा, 10,000 इंटू 80 यानी रुपीज 8 लाख। ये बात लिखनी पड़ेगी कि एज पर Ind AS 2, if the finished goods is expected to be sold below cost, then the raw material incorporated will be valued at replacement cost, that is 80 rupees per kg। 10,000 किलो का रॉ मटेरियल है, उसको ऐसे इस तरीके से कर देंगे। फिर एक बार पहले थर्ड वाला देखें, पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स कंसिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड,
फिक्स प्रोडक्शन ये। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको कॉस्ट निकालते वक्त जब कहा था तो क्या क्या जुड़ता था उसके अंदर? उसके अंदर मटेरियल कॉस्ट जुड़ता था 100 रुपए, लेबर कॉस्ट जुड़ेगा 20 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड जुड़ेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड साफ लिखा है उसके अंदर, सब तरह के ओवरहेड जुड़ेंगे। तो फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 1 लाख किलो पे 10 लाख लग रहे हैं। 1 लाख किलो के लिए 10 लाख है तो 1 किलो के लिए कितना? 1 लाख किलो पे 10 लाख, तो 1 किलो के लिए फिक्स्ड ओवरहेड कितना? क्या फिक्स्ड ओवरहेड 1 किलो के लिए? 1 लाख kg के लिए 10 लाख है तो 1 किलो के लिए 10 रुपए टोटल कर दिया। भगाओ मत मेरे को। क्या आ रहा है टोटल? 140 रुपए पर केजी, 140 रुपए पर केजी। अब अपने को कितने स्टॉक में पड़ा है सामान? 2000 kg सामान पड़ा है, ये आपकी कॉस्ट है। 2000 kg के लिए कितनी होगी? अगर 1 kg के लिए 140 है तो कॉस्ट विल बी 2,80,000। करेक्ट आंसर एवरीवन। फिर बीच में एक है, वो कहता है इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्टेज इज 5% ऑफ इनपुट, 5,000 of input were put in process resulting in a wastage of 300. Cost per metric ton of input is 1,000. Entire quantity of waste in on stock at the year end. ये आपका इंडेस 2 का नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जो बताता है कि 5,000 का इनपुट डाला जिसमें से 5% का नुकसान हो गया। मतलब कितने का नुकसान हो गया? 250। हटा देंगे तो कितना मेट्रिक टन सामान बना? तो आपको याद होगा कि हम कॉस्ट किस तरह निकाला करते थे। ये 250 आपने निकाल दिया है, 5,000 में 5% तो नॉर्मल लॉस है, यानी 250 MT का तो नॉर्मल लॉस है। उसके बाद इसने बताया टोटल लॉस। इसने बोला कि टोटल हमें कितना MT का लॉस हुआ था, रिजल्टिंग इन अ वेस्टेज ऑफ 300। तो इसमें से नॉर्मल हटा दूं तो एबनॉर्मल कितना? टोटल लॉस 300 मैट्रिक टन, जिसमें से नॉर्मल लॉस 250 मैट्रिक टन, तो एबनॉर्मल लॉस 50 मैट्रिक टन। तो हमें इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो इस कॉस्ट में नहीं जोड़नी है? नॉर्मल लॉस जोड़ना था क्या? जोड़ना था। एक्सक्लूजन में क्या लिखवाया है? एबनॉर्मल नहीं जोड़ना, तो आप सिर्फ एबनॉर्मल को बाहर निकालोगे। तो 1 मैट्रिक टन पे 1,000 रुपए लगते हैं, तो 50 मैट्रिक टन के 50,000 रुपए जो है वो एबनॉर्मल लॉस है। इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता, इसको सीधा P&L में लिखा जाता है। ये बात लिखनी है इस क्वेश्चन में बस। दिस इज टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, दिस इज नॉट टू बी एडेड इन द कॉस्ट। बस इतना सही है, ठीक है। फिर लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 12, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द परचेज कॉस्ट। तो मैंने आपको जो फॉर्मेट बनवाया है ना कि परचेज कॉस्ट में क्या क्या आना चाहिए। परचेज प्राइस आना चाहिए, सबसे पहले लिखेंगे परचेज प्राइस 2,48,000। परचेज प्राइस 2,48,000। उसके बाद में पेनल्टी चार्जेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, क्योंकि एक तरह के एबनॉर्मल चार्जेस है। फिर डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस 3%, तो लेस डिस्काउंट एट द रेट 3%। तो डिस्काउंट लेस करेंगे आप 3%, कितना बनता है डिस्काउंट, और लेस करने के बाद क्या आता है देखिए। 2,48,000 का 3% है 7,440, और 7,440 जब आप लेस कर देंगे तो ये आएगा 2,40,560। ठीक है। उसके बाद नीचे चलें, नीचे आपको दिया गया है डिस्काउंट के बाद ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट 8,000। फिर दिया गया है GST 2% ऑन द परचेज प्राइस, GST नॉन रिफंडेबल टैक्स कंसीडर करते हुए 2% ऑन द परचेज प्राइस। GST विल बी 2% ऑन परचेज प्राइस लिखा है, यानी 2,48,000 का
2%, that would be 4960, total 245520। ऐड करेंगे बाकी एक्सपेंसेस, एक साथ जोड़ के ऐड कर देते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी 10,000, फॉरवर्डिंग चार्जेस, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन शुड बी एडेड, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, इंटरनल स्टोरेज कॉस्ट इज नॉट टू बी एडेड अनलेस इट इज नेसेसरी, कॉस्ट ऑफ लेटर ऑफ रेफरेंस टू बी एडेड, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन नहीं ऐड होगा। कमीशन और ब्रोकरेज में क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आप लिखें कि ये दो अलग अलग तरह की ब्रोकरेज है, 5,000 परचेज पे, 3,000 सेल पे, तो हमें परचेज वाली यहाँ पे कॉस्ट में जोड़नी होती है। तो सारी कॉस्ट जोड़ने के बाद 10,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 और प्लस 5,000, तो ये सारी कॉस्ट जोड़ने के बाद हो गया 20,000। ये जोड़ने के बाद आपके पास में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगा क्या, 245520, इट वुड बी ₹265520। और यहाँ पे जब आप आंसर में जाएंगे तो इसने जो भी लिखा है वो सब आप एडलेस करके चेक कर लेना, ये किसी भी हाल में नहीं आ सकता है, यहाँ पे इसने थोड़ी मिस्टेक कर रखी है, अपने आंसर को करेक्ट कर लीजिए। धन्यवाद।